और मेरी आदत है और मेरे को शौक़ है लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का। तो श्रीनगर से पहले एक इंसान ने मुझे हाथ दिया। पाकिस्तान आर्मी इज़ ए रिच आर्मी विद ए पुअर कंट्री। क्या ये ब्रिगेडियर तंवर ने सोचा था कि मैं कहानी लिखूंगा, या सेना ने कहा कि भाई तुमने काम तो किया ही है, इसको पीआर की तरह इस्तेमाल करो? कुछ ऐसे इंसान थे जो हमें लगता था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया। तो क्या ये मनोबल तोड़ने वाला नहीं होता है? क्या इसके बाद ये फीलिंग नहीं आती कि अरे इसको मरना है तो मरने दो यार? लेकिन अंदर से फायर आया और कर्नल राय की मौत हो गई। फौज जो है इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। सब धर्म, सब मजहब, हम सर्वधर्म स्थल कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मंदिर है, ये चर्च है, ये मस्जिद है, गुरुद्वारा है। ब्यौरा दे के उसको पाकिस्तान से भेजा गया था भड़का कर कि यहाँ पर नमाज नहीं होती, यहाँ पर लोगों पर जुल्म होता है, यहाँ लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। दैनिक जागरण विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी का अखबार है। हिंदी के पाठकों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है और इसमें हम हिंदी भाषा से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें उनके सामने लेकर आते हैं। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है किताबें। दैनिक जागरण हिंदी बेस्ट सेलर लिस्ट एक ऐसी सूची है जिसे हम नीलसन के साथ करते हैं, और इस सूची के माध्यम से हम अपने पाठकों को बताना चाहते हैं कि देश में इस समय लोग क्या पढ़ रहे हैं। इस बार मैं एक ऐसी खास किताब की बात करने वाला हूं जो कि दैनिक जागरण बेस्ट सेलर सूची का हिस्सा है। और ये किताब खास इसलिए है क्योंकि ये किताब एक सैनिक की कलम से है और इस किताब का नाम है मुखबिर। यहाँ लिखा भी गया है एक सैनिक की कलम से जम्मू कश्मीर की कहानियां। अगर आप कवर देखते हैं तो वहां पर कश्मीर कवर में ही नजर आना शुरू हो जाता है एक व्यक्ति के पहनावे के साथ। इसके राइटर हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर, जो कि लंबे समय से सेना के साथ जुड़े हैं, विशिष्ट सेवा मेडल ला चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण हिंदी है हम चैनल पर। थैंक यू। दोस्तों को ऐसे फॉर्मल इंटरव्यू देना बहुत जोखिम भरा सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत खुशी है कि मुझे आपके साथ बैठकर ये बातचीत करने का मौका मिला है, खासकर दैनिक जागरण जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। फॉर्मल तो हम शुरू में करते हैं, बस उसके बाद जो है जिस तरह आप लोगों की गोलियां तड़ातड़ चलती हैं, बस हम लोग उसी मोड में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले किताब की ही बात करें। मतलब फौज का आदमी कहानियां, ये मतलब शुरू से लेखक है या बाद में ये विचार कभी बना? नहीं, ये मेरे ख्याल से एक ऐसा मौका आया जब मुझे एक कहानी लिखने का मौका मिला। ये बात है 5-6 साल पहले की जी। एक इंदौर का अखबार है, तो उसने हमें बताया कि आप कुछ ना कुछ लिखें। कोई शायद उनको एक स्पेशल इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कुछ लेख लिख रहे थे। तो फिर उसमें एक कहानी लिखी थी, हम क्या चाहते आज़ादी। ये बारामूला के एक बच्चे की कहानी है जो किस तरीके से फ़ौज की मदद करता है। एक कहानी लिखी, फिर एक दूसरी कहानी लिखी, तो एक कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर मुझे लगा, जब क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कहानियाँ हैं, हमने ये कहानियाँ जी हुई हैं, तो मुझे लगा कि शायद अब इनको मौका आ गया है कि एक फॉर्मल पुस्तक के रूप में लोगों के सामने पेश करने का। मैं उसी कहानी का जो टाइटल है उसी के जरिए बात करूं। हम क्या चाहे आज़ादी, ये एक नारा बाद में एक विश्वविद्यालय में भी लगा, और देखा जाए तो ये जो है एक मांग है जो कि एक नागरिक की मांग है। लेकिन इसके बाद एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ता चला गया, क्योंकि ये आज़ादी देश के अंदर मांगी जाने लगी और एक गलत रूप में मांगी जाने लगी। तो ये एक प्रभाव हमें नज़र आता है। कश्मीर में आपका चूंकि बड़ा अनुभव रहा, आप इंटेलिजेंस के साथ भी जुड़े रहे। कश्मीर में जब हम देखते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ नज़र आता है। पहले कश्मीर के अंदर ही जो विरोध था वो बहुत बदलता गया, लेकिन इसी में जब ये कहानी एक बच्चे की कहानी बताती है, क्योंकि जब मुखबिर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस किताब में, तो कैसे मुखबिर मदद करता है हम उसकी बात करेंगे। लेकिन ये थॉट प्रोसेस जो है पूरा कश्मीर में जो बदलाव हुआ है इतने वर्षों में, अभी भी ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से सेटल्ड है, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को आज से 20 साल 25 साल पहले की स्थिति से देखूं तो बदलाव होता नजर आता है। तो क्या फैक्टर्स रहे हैं जहाँ चेंज होता दिख रहा है? देखिए, बदलाव कश्मीर में काफ़ी साल पहले शुरू हुआ था। मैं एक ऐसी घटना को लैंडमार्क नहीं बनाना चाहूँगा, और ये बदलाव शुरू हुआ इसलिए क्योंकि शुरुआत में जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ तो वहाँ पर शायद लोगों को इतनी समझ नहीं थी, कुछ लोग गुमराह हो गए थे। ज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान से उनको काफ़ी मदद मिल रही थी,
लेकिन 10-15 सालों के भीतर सुरक्षा तंत्र ने शायद पूरी हालात को समझा और उन्हें उसको डील करने का एक तरीका नज़र आ गया। और मेरे ख्याल से पिछले 10-15 सालों में ना सिर्फ सुरक्षा बलों ने बल्कि जो सरकार के बाकी तंत्र हैं उन्होंने बहुत ही शिद्दत और बहुत ही होशियारी के साथ ऐसे सेक्शंस को टारगेट किया है जो इस पूरी मूवमेंट को जो है बढ़ावा दे रहे थे, उसको सपोर्ट ले रहे थे, उससे फ़ायदा उठा रहे थे और इसमें हर तबके के लोग शामिल थे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमें सफलता मिल गई है और कुछ सालों में मुझे पूरा यकीन है कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, किताब का नाम है मुखबिर। अब मुखबिर जो है वो तो सबके हैं, आपके भी हैं, पाकिस्तान के भी मुखबिर यहाँ पर है। ऐसे में ये एक रिस्क होता है, आप भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन उनका है, तो जो देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, वो भी आइडेंटिफाई हो जाते होंगे। तो उनको बचाना कितना आसान होता है, मुखबिरों के लिए कितना कठिन काम है, और ये दोनों ही पक्षों से मैं जानना चाहूँगा कि कितना कठिन है उनको बचा के रखना और उनकी आइडेंटिटी को छुपा के रखना। देखिए, मुखबिरी पेशा या शौक या कार्य ऐसा है जिसमें जोखिम होता ही है और जो भी इस मुखबिरी के साथ जुड़े हुए हैं उनका पहला मकसद ये होता है कि किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। चाहे वो किसी का नाम नहीं लेना है, चाहे वो पब्लिक में मिलना नहीं है, चाहे उसके बारे में जिक्र नहीं करना है। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे हम ख़ास तौर पर ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो मुखबिर हैं उनका किसी को पता ना चले। जैसे ये कहानी है मुखबिर, इसमें ये दर्शाया गया है कि इसके बावजूद कभी कभार लोगों को ये जाहिर हो जाता है कि ये सुरक्षा बलों के लिए या आतंकवादियों के लिए या पाकिस्तान के लिए या किसी और के लिए शायद काम कर रहा है, तो उस वक्त पर उसको जो है जान का खतरा हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमसे ज़्यादा हम अपने मुखबिरों को अपने, और मुखबिर की नहीं, मैं आम जनता की बात करूँगा कि सुरक्षा बलों का ये मानना है कि आम जनता की हिफाजत, उनकी सलामती में ही हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अच्छा, मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत प्यारी कहानियाँ हैं, अलग अलग ह्यूमन इमोशन निकल के आते हैं। लेकिन एक फैक्टर मुझे और दिखा जिसको मैं समझ पाया कि सेना किस तरह से प्रयास कर रही है, सैनिक की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा कठिन है और सेना शांति बहाल करने के लिए, किसी तरह का आतंकवाद या ऐसी घटना ना हो उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। इसमें लोगों को अपने साथ जोड़ना, कम्युनिटी बिल्डिंग की भी बातें हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं कहानी के माध्यम से जानता हूँ। अच्छा, मैं ठहरा मार्केटिंग का आदमी, मेरे दिमाग में एक सवाल सीधा साधा खटका कि क्या ये ब्रिगेडियर तंवर ने सोचा था कि मैं कहानी लिखूंगा, या सेना ने कहा कि भाई तुमने काम तो किया ही है, इसको पीआर की तरह इस्तेमाल करो? नहीं, मेरे ख्याल से सेना को किसी ऐसे पीआर की ज़रूरत नहीं है जी। ये कहानियाँ मेरी कहानियाँ हैं, मेरे साथियों की कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ किसी मकसद से अगर लिखी गई हैं तो सिर्फ ये है कि आम जनता और सेना के बीच का जो रिश्ता है और हमारे जो काम करने का तरीका है, खासकर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, वो लोगों तक पहुँचे। क्योंकि कश्मीर में मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत चीज़ें लिखी गई, बहुत किताबें लिखी गई, लेकिन हर किताब किसी ना किसी एक ख़ास वर्ग के लिए लिखी गई। लेकिन मेरी ये कोशिश रही कि ये कहानियाँ, जैसे आपने बताया कि दीज आर ह्यूमन स्टोरीज़, ये इंसानी जज्बातों की कहानियाँ हैं, ये इंसानी रिश्तों की कहानियाँ हैं और मुझे लगता है इस कहीं ना कहीं इस जटिल समस्या में जो इंसानी रिश्ते और इंसानी जज्बात हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए गए। तो सेना का ये सेना के पास बहुत ऐसे हथकंडे हैं, बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ऐसे तंत्र हैं कि वो अपना पीआर कर सके जी। ये कहानियाँ तो सिर्फ लोगों के सामने मेरी पेशकश है। इसमें कई कहानियों में 3-4 कहानियों का मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा, जिसमें 3 कहानियों ने मुझे कष्ट पहुँचाया, एक ने खुशी दी थी। एक कहानी है 2020। मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो क्रिकेट खेलने का शौकीन है, आतंकवादियों के संपर्क में है और सेना कोशिश करती है, एक फौजी पूरी कोशिश करता है कि उसको एक अच्छी ट्रेनिंग मिले उससे लड़के को और वहाँ से वो क्रिकेट की दुनिया में जा सके। लेकिन परिणाम कुछ और निकलता है, वो इस्तेमाल करता है फौज का, वो धोखा देता है। तो ये इसी तरह की एक और कहानी है जिसमें कि एक लड़की जो है एक फौजी को धोखा देकर मरवा देती है। तो ऐसी जब कहानियाँ सामने आती हैं
वहां पर जो है एक कष्ट होता है कि सेना ने प्रयास किया था, एक अच्छा प्रयास था, उस अच्छे प्रयास में धोखा मिला। तो क्या ये मनोबल तोड़ने वाला नहीं होता है? क्या इसके बाद ये फीलिंग नहीं आती कि अरे इसको मरना है तो मरने दो यार, हम अपने हिसाब से फिर डील करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हर तरीके के इंसान हर समाज में, हर तबके में पाए जाते हैं। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है। जब कभी ऐसे वाक़े होते हैं जब कोई हमारा फ़ायदा उठा लेता है, कोई हमारी दी हुई सहूलियतों का गलत इस्तेमाल करता है, और ऐसे कई मौके आए हुए, तो उस वक्त हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो। ये 2020 जो कहानी है, ये त्राल की कहानी है। और त्राल में मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, कर्नल राय, जो कि उस वक्त शहीद हो गए जब वो एक लोकल टेररिस्ट को सरेंडर कराने के लिए उसके घर के सामने खड़े हुए थे और उसको कह रहे थे कि इसको बाहर भेज दो ताकि वो जिंदा बच जाए। लेकिन अंदर से फायर आया और कर्नल राय की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये कहानी कर्नल राय के लिए भी है, और ऐसे उन तमाम अफसर और जवानों के लिए है जो कश्मीर में लोगों की मदद करते रहे, लेकिन कभी कभार उनको एक सेटबैक भी मिला। और जो कि आपने दूसरी बात कही कि क्या इससे मोरल डाउन होता है, तो वो नहीं होता, क्योंकि ये जो है हमारे काम करने का तरीका है। लाइक ऑल प्रोफेशंस देयर आर वेज टू लर्न, एंड दीज आर सम ऑफ द लेसन्स दैट वी हैव लर्नड। तो ये मेंटली क्योंकि काम ऐसा है जिसको कि हम नौकरी नहीं कह सकते, ये नौकरी होकर भी ये नौकरी नहीं है। यहाँ जो आता है उसको पता है कि जान का खतरा है, उसको पता है कि जीवन जो है इतना सुकून का नहीं होगा कि 10 बजे सुबह गाड़ी में बैठेंगे, एसी चलाएंगे, गाने सुनते ऑफिस जाएंगे और वापस आ जाएंगे। ये फौज में जाना, एनडीए करना, मतलब बचपन में उस 17-18 साल की उम्र में इस थॉट प्रोसेस के साथ आना, और जब नौकरी में आ जाते हैं, जब काम करना शुरू करते हैं, तब उस स्ट्रेस को मैनेज करना। एक आम फौजी की ज़िंदगी में ये सब कैसे होता है? एक तो मैं इसको 2 हिस्से में बांट देता हूँ। पहला कि आपका एनडीए करने के पीछे थॉट प्रोसेस वो कहाँ से बना, ये आइडिया कहाँ से आया, और दूसरा मैं एक जनरलाइज सबके पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ कि फ़ौज में जो लोग हैं वो कैसे सारे स्ट्रेस के साथ, ट्रांसफर्स, जॉब स्ट्रेस, कैसे वो अपने आप को मैनेज करते हैं। जहाँ तक मेरी खुद की बात है, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की है मैंने, और हमारे स्कूल में अगर कोई सफलता का एक मायने थे वो ये थे कि आप एनडीए में चले जाओ। और बचपन से ही खेलना कूदना, वर्दी, तो ये शौक़ था, और मैं लकी रहा कि एनडीए क्लियर हो गया। एंड हम हमेशा ये कहते रहे कि फ़ौज जो है इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। तो हम फ़ौज में जिस तरीके से बड़े हुए, जिस तरीके से हमने काम किया, तो पर्सनली मुझे कोई इतना स्ट्रेस नहीं लगता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फ़ौज की ज़िंदगी मुश्किल है, फ़ौज में डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोफेशनल एक्सीलेंस है। तो उस संदर्भ में ना सिर्फ ऑफिसर्स बल्कि हमारे जवानों को भी एक स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस परफॉर्मेंस का है, वो स्ट्रेस सेपरेशन का है, वो स्ट्रेस हार्डशिप्स का है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग और हमारा एक इकोसिस्टम है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, हमारे आपस के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं, और मुझे लगता है कि इन सब कैमराडरी है, सेंस ऑफ कैमराडरी है, और इसी से वो स्ट्रेस जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन समाज बदल रहा है, समाज में नए तरीके के स्ट्रेस आ रहे हैं, पर्सनल इश्यूज़ बहुत सामने आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक चैलेंज है, हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी कुछ समय पहली बार मुझे पता चली कि जब एक पूरा आप कंपनी कहते हैं, पूरी कंपनी एक शिफ्ट होती है, तो पूरी कंपनी एक साथ शिफ्ट होती है, और बड़े इंटरेस्टिंग से बटालियन शिफ्ट होती है, बटालियन पूरी शिफ्ट होती है, और जो क्रॉकरी से लेके फर्नीचर सबको एक साथ शिफ्ट होता है। तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, सब कुछ शिफ्ट करना है एक साथ? इसके पीछे 2 तरीके की यूनिट्स होती हैं जी। एक होती हैं जो कॉम्बैट यूनिट्स होती हैं, कुछ होती हैं जो स्टैटिक यूनिट्स होती हैं। तो जो ये यूनिट्स होती हैं, क्योंकि ये हमेशा एक साथ रहती हैं, इनका अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम है, तो जब ये जाते हैं किसी भी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सब कुछ अपना इट्स लाइक शिफ्टिंग ए होम। जब आप अपना घर बदलते हैं, अगर आप नोएडा में थे, कभी जयपुर में होते हैं, तो आप जब जाएंगे तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान लेके जाएं। तो वही है, क्योंकि हम सेना में
यूनिट को, कंपनी को ऑफिस के तौर पे नहीं देखते, जैसे कि आपने कहा, हम उसको घर के तौर पे देखते हैं, हम उसको परिवार के तौर पे देखते हैं। तो जाहिर तौर पे जब परिवार शिफ्ट करेगा, बदलेगा, तो फिर सब कुछ साथ साथ ही बदलेगा। अच्छा, हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर धर्म बहुत प्रधान है। अब फौज में सभी धर्मों के लोग आते हैं, और जब फौज में आते हैं धर्म वहाँ मायने नहीं रखता, वहाँ तो देश है सिर्फ। लेकिन हम सब अपनी विचारधारा, अपने थॉट प्रोसेस के साथ हम बड़े हुए हैं, उसके साथ आते हैं। ऐसे में एक ही कंपनी में पूरी टीम को, सभी धर्मों के लोगों को, उनके अपनी जो भी आस्थाएं हैं उनको मेंटेन करके रखना, क्योंकि ये ट्रेनिंग से बहुत नहीं हो सकता, तो वो कैसे होता है कि उसको एक फैमिली की तरह बना के रखा जा सके। उसमें जो कंपनी कमांडर जो भी है, क्या उनका रोल होता है या कोई और एक टीम होती है जिसको पूरा मैनेज करती है? नहीं, मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है, और सबका सेना में ये एक रिवाज है कि हमारा मज़हब हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म हमारी ड्यूटी है, हमारा रिलीजन हमारा एक सेंस ऑफ कैमराडरी है। तो जो हमारे खासकर ऑफिसर्स का ये होता है कि हमारे जवान जिस धर्म, जिस मज़हब, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। मैं सिख रेजिमेंट में काफ़ी वक्त गुजारा, तो हम हमेशा गुरुद्वारा साहब जाते थे, और आज भी जाता हूँ मैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि धर्म, मज़हब जो हमारे देश में ख़ास तौर पर कुछ पिछले सालों में जिस तरीके से उभर के आया है, सेना में वैसी प्रवृत्ति नहीं है। सेना में सब धर्म, सब मज़हब, हम सर्वधर्म सल कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मंदिर है, ये चर्च है, ये मस्जिद है, गुरुद्वारा है। हमारे ऑफिसर्स रोज़ा रखते हैं, हमारे ऑफिसर्स व्रत रखते हैं, हमारे ऑफिसर्स चर्च जाते हैं। तो हर तरीके का मज़हब, हर तरीके का धर्म हम अपनाते हैं। अभी ये मेरे ख्याल से इतना हमारे, और मैं चाहता हूँ हमेशा, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही रहेगा हमेशा, कि धर्म के नाम पर फौज जो है उसमें सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, और वो है देश सेवा। अच्छा, देश सेवा का हिस्सा है कि उसके, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, कि आप वहाँ के लोगों को साथ में जोड़े रखें, क्योंकि कश्मीर इस तरह की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे साथ सामने हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है। एक कहानी आपकी इसमें है चॉकलेट, और ये एक ऐसे फौजी की कहानी है जो बच्चों को बड़ा प्यार करता है, और उसने एक बच्ची को चॉकलेट दिया, और उसको लेके कुछ उपद्रवियों ने कोशिश ये की कि इससे माहौल बिगड़ जाए। तो ऐसी घटनाएं तो बहुत कॉमन है, जहाँ पे कि फौज घुलने मिलने का प्रयास करती है, या आपके अपने इमोशंस हैं, और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है, तो उस पूरे प्रोसेस में लोगों के साथ घुलना मिलना, क्योंकि हम उनके कल्चर को नहीं जानते, हम उनसे बहुत अलग हैं, तो ये किस तरीके से, और फौजी ऐसा नहीं सब कश्मीरी फौजी हैं, आप लोग बाहर से जा रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे इसको पूरा समझा जाता है उस जगह को, और उसके बाद उनको अपने मिलाया जाए? नहीं, सबसे पहले जो आपने बात कही कि हम उन लोगों से बहुत अलग हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सब ये एक देश के लोग हैं। हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम कहते हैं। तो कुछ पहलू अलग अलग हैं, शायद मज़हब का एक फ़र्क है, रस्म व रिवाज़ों का फ़र्क है, रहने सहने का फ़र्क है, लेकिन एट दी कोर वी आर ऑल इंडियंस जी। तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं, और सबको मानना चाहिए कि ये सब हमारे साथ उतने ही जुड़े हुए हैं जितने तमिलनाडु या मणिपुर या मध्य प्रदेश या राजस्थान के लोग हैं। और जब हम ऐसा सोचते हैं अपने जहन में, तो फिर हम उन लोगों को अपना कर चलते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि प्रॉब्लम है, तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसा तबका है जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, और एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स उन्होंने दिखाए हैं। ये जो कहानी खासकर चॉकलेट की है, एक वक्त ऐसा भी था, और कुछ मायने में अभी भी है, जहाँ पर कुछ लोग सेना के साथ उतना प्यार, उतनी मोहब्बत नहीं रखते। तो ये कहानी, जब वो सिपाही जो है एक बच्ची को चॉकलेट देता है, तो कुछ लोग दूर से देख रहे होते हैं, तो वो उस बात को कैसे उसके अगेंस्ट पोर्ट्रे करते हैं, ये उस बात की कहानी, और कैसे उसका उस इंसान के ऊपर इस बात का फ़र्क पड़ता है। तो जाहिर है कि जब ऐसी घटनाएं आपके साथ व्यक्तिगत तौर पे होती है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदेशा, संदेह उपज जाता ही है। और इसके लिए मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो ये कोशिश करता है कि आप इसको ज़्यादा नेगेटिवली ना लें। मैं ये वाक़या एक बार पहले भी कैमरे पे बता चुका हूँ। कई साल पहले की बात है, मैं कश्मीर जा रहा था ड्राइव करके बाय रोड,
और मेरी आदत है और मेरे को शौक़ है लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का। तो श्रीनगर से पहले एक इंसान ने मुझे हाथ दिया, शायद वो पैदल कहीं दूर तक जा रहा था, गाड़ी कोई उसको दिखाई नहीं दी थी, तो मैंने उसको बिठा लिया, उससे बात करते करते गया, उसको उतार दिया जहाँ पे उसको जाना था। उसके बाद श्रीनगर से जब मैं बारामूला की तरफ जा रहा था तो कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, 2 शायद भाई बहन थे छोटे, उनको मैंने बिठाया, उनसे बात की और उनको स्कूल तक छोड़ा। 7-8 साल के बाद जब मैं श्रीनगर से बाहर आ रहा था तो मैं उस वाक़े को याद कर रहा था कि 7-8 साल कश्मीर में गुजारने के बाद क्या मैं दोबारा वही करता, क्योंकि उसमें ख़तरा था। ये चॉकलेट जो कहानी है, जैसा उस सिपाही के साथ हुआ जिसने बच्चों को टॉफ़ी देने की कोशिश की और उसके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगे, वो मेरे साथ भी हो सकता था। लेकिन जस्ट बिकॉज़ ये वाक़या हुआ है, हम अपनी बेसिक प्रवृत्ति जो है, बेसिक नेचर, इंसानी ताल्लुकात जिस तरीके के होने चाहिए, मेरा मानना है कि हमें उसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए। जितना हम प्रेम, जितना मोहब्बत के साथ लोगों से डील करेंगे, उतना ही ना सिर्फ हमें अच्छा लगेगा बल्कि हमारे काम करने के तरीके में भी आसानी होगी। लेकिन आपकी बात सही है कि कभी कभार ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट से आपके दिमाग पर शायद एक उल्टा असर भी पड़ता है, लेकिन दी स्किल लाइज इन टेकिंग पॉजिटिव लेसन्स आउट ऑफ इट। बिल्कुल, ये बात सही है, पॉजिटिव लेसन ही चीज़ों से लेना है, और जिसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है जो लव जिहाद से जुड़ी है। इस कहानी का मैं चाहूँगा कि आप बताइए, बड़ी खूबसूरत कहानी है और अभी तक हमने नकारात्मक बात की है, ये एक पॉजिटिव कहानी है। जो लव जिहाद कहानी है, आपने कहानी पढ़ी है, ये कहानी ऐसे पाकिस्तानी आतंकवादी की है जो जिहाद के लिए कश्मीर में आता है। वो यहाँ के हालात देखता है और उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि जो हालातों का ब्यौरा देके उसको पाकिस्तान से भेजा गया था भड़का कर कि यहाँ पर नमाज नहीं होती, यहाँ पर लोगों पर जुल्म होता है, यहाँ लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो जब वो यहाँ पर आता है, ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा एक कहीं पर अंदेशा, डाउट आता है। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसके साथ उसको इश्क हो जाता है। तो लव और जिहाद। उसी दौरान वहाँ पर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी है जो उस अबू फुरकान नाम का जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, और उसको ये अंदाज़ा होता है कि इन दोनों के बीच शायद कोई एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। तो ये कहानी है किस तरीके से कर्नल ऋषभ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है, ये उन दोनों से मिलता है, उन दोनों को कन्विंस करता है कि जो ये जिहाद है ये बेफालतू की चीज़ है, और कहीं ना कहीं अबू फुरकान के मन में भी ये है। फिर किस तरीके से उन दोनों को वो कन्विंस करके सही सलामत वापस पाकिस्तान भेजता है, और आखिर में ये साबित होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए भी वो अबू फुरकान जो है सुधर कर ऋषभ की मदद करता है। तो ये अगेन सिक्योरिटी सेंट्रिक स्टोरी है, लेकिन इसमें ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन एंगल है इश्क का, ह्यूमन एंगल है दोस्ती का, ह्यूमन एंगल है फ़र्ज का, क्योंकि उनको वापस भेजने के लिए ऋषभ को काफ़ी कुछ कश्मकश करनी पड़ती है। जी, अच्छा, पाकिस्तान का चूँकि जिक्र बार बार आ रहा है, वो जो मोहब्बत होती है, तीसरा अक्सर बीच में आ जाता है। तो देशवासी तो सेना से मोहब्बत करते हैं, कश्मीर में भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन एक वो तीसरा पाकिस्तान बार बार आ रहा है, कहानियों में आ रहा है, खबरों में आता है। तो ये जो पाकिस्तान है, मैं कई बार समझने की कोशिश करता हूँ, जियोपॉलिटिक्स की मेरी समझ थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि भले ही चाइना उसको फंड कर रहा है, जो भी हो रहा हो, अगर इतनी एनर्जी उनकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी फौज जो कश्मीर में लगाई जा रही है, अगर वो देश में लगाते तो ज़्यादा बेहतर कर पाते। तो ये क्या एक और फैक्टर है बियॉन्ड रिलीजन जो कि पाकिस्तान को इतना मोटिवेट किए रहती है कि पूरे टाइम जो इसका फोकस कश्मीर के अंदर है, भारत में आतंकवाद फैलाने में है? देखिए, कश्मीर एक पेचीदा मसला है, इसके बहुत डायमेंशंस हैं, जैसा आप जानते हैं। ज्योग्राफी, ऑब्वियसली जब 1947 में विभाजन हुआ तो उस टाइम पर वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी, वो एक कारण है।
मज़हब दूसरा कारण है जिसको पाकिस्तान ने बड़े ही चालाकी के साथ उसको परोसा वहाँ के अवाम के लिए। लेकिन पाकिस्तान का जो लार्जर डिज़ाइन है वो ये है कि शायद वो कभी भी इस बात को तय नहीं कर पाया कि वेदर पाकिस्तान इज़ ए कंट्री और वेदर इट इज़ एन आइडिया। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के हुक्मरान में और वहाँ की फ़ौज में खासकर ये हमेशा रहा कि किसी तरीके से इंडियन आर्मी को, इंडिया को एक ऐसे वतन की तरह पेश किया जाए जिससे हमेशा खतरा है, ताकि उनका जो वहाँ पर रुतबा है वो हमेशा बना रहे। तो आज पाकिस्तान की हालत देखिए, उनकी इकॉनमी की हालत देखिए और उसके बनस्पत उनकी फ़ौज की हालत देखिए। तो पाकिस्तान आर्मी इज़ ए रिच आर्मी विद ए पुअर कंट्री एंड इनफैक्ट हम ये बोलते हैं कि एवरी कंट्री हैज़ ए आर्मी बट पाकिस्तानी आर्मी हैज़ ए कंट्री। सो ये कहीं ना कहीं उनको समझना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने कश्मीर को लेके पूरा एक रूपरेखा रची है वो उसका बुनियादी तौर पर वो उस पर अमल नहीं कर पाएंगे और कश्मीर के लोगों को भी ये पता लग चुका है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम कश्मीर कहते हैं लेकिन कश्मीर सिर्फ वादी नहीं है, जम्मू का इलाका है, पहले लद्दाख का भी इलाका था। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख कुल मिला के ये आजकल लोग तो कम से कम समझ गए हैं कि पाकिस्तान का डिज़ाइन जो है वो फेल हो चुका है। अंदरूनी कुछ मुश्किलात हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है कि उनको भी हम एड्रेस कर लेंगे। अच्छा, कहानियाँ जितनी हैं सर विश्वास और अविश्वास की कहानियाँ हैं। कहीं पर फौज के साथ विश्वास है या वहाँ के लोगों पर विश्वास है, कहीं अविश्वास है, सब नज़र आता है। आपने भी एक घटना सुनाई जहाँ पर क्या बच्चे को लेके गए एक्सीडेंट रोकर को आपने सहायता की। क्या कोई ऐसी अविश्वास की घटना हुई है जो कि एकदम शॉकिंग थी, या ऐसी घटना जिस पर विश्वास करना चाहिए था विश्वास कर लिया और आपको लगा कर यार? देखिए, खासकर हमारा जो प्रोफेशन है जी, जहाँ तक इंटेलिजेंस की बात है और सेना के वैसे भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन है, तो जहाँ पर मेरे ख्याल से इंसानों के साथ हम डील करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अविश्वास की कोई ना कोई घटना हो जाती है, चाहे वो सेना में हो चाहे वो बाहर हो। ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर कुछ ऐसे इंसान थे जो हमें लगता था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया। और ऐसी घटनाएं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ये हमें सिखाती हैं कि डोंट टेक एनीथिंग एट द फेस वैल्यू। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम हर इंसान के किसी भी प्रपोज़ल, किसी भी मूव के पीछे क्या एम है, क्या उसके इंटरेस्ट हैं और किस तरीके से वो हमारे साथ पेश आ रहा है, उसको हम इंटरेक्ट करें। और पिछले कई सालों में अब हम कहते हैं कि हम खुद ही कश्मीरी हो गए हैं, इतना हम लोगों ने वक्त वहाँ बिता दिया है। सेना के ज़्यादातर अफसर जवान 3-3, 4-4, 5-5 टेन्योर जम्मू कश्मीर में करते हैं। तो हमें लगता है कि अब हमें समझ आ गई है कि कौन सा इंसान किस तरीके से पेश आता है, तो उसके पीछे उसके क्या जज्बात, क्या उसके एम जुड़ा हुआ है। तो हमें इतनी समझ आ गई है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं, मेरे साथ भी हुई हैं, सबके साथ हुई हैं। लेकिन मैं उन घटनाओं को अपवाद मानता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि एट दी बेसिक लेवल मुझे लगता है कि ट्रस्ट इज स्टिल ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अच्छा, एक अभी सीरीज आई थी तनाव, तो वो इसी पे थी, कश्मीर के ऊपर ही थी, और उसमें एक दृश्य है जहाँ पर कि एक आतंकी को पकड़ने के लिए सारे ऑफिसर्स अपना अपना पोजीशन लिए हुए हैं और समहाउ वो मिसफायर कर गया प्लान, और ये ऑफिसर बिना किसी बैकअप के एक ऐसे गांव में फंस गए जहाँ पर कि पूरा सेना का विरोध है, आतंकी का समर्थन है। ऐसे में एक तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, एक फौजी को अंदर ले लिया, दूसरे को पकड़ लिया, तो उनके साथ हैं। बैकअप जब आता है, बैकअप आने के बाद मैं देखता हूँ कि एक तरफ वो पत्थर लेकर तैयार है, इधर फौज आ गई है, फौज बंदूक तानती है, अपने लोगों को लेके जाती है। जब सिपाही पर, फौजी पर हमला हो चुका है तो फायर खोलना
कॉमन है। पर मैंने देखा कि उस सीरीज में, और मुझे तुलनात्मक रूप से जितनी मैंने देखी, मेरा ये मानना है कि शायद वो थोड़ी सी ज़्यादा भरोसेमंद सी थी, ऐसा मुझे लगा। आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो मैंने देखा कि उस टकराव को बेवजह गोली चलाने से फौज भी बची है, लेकिन मैंने ऐसा ही वहाँ देखा, जो प्रेम होता है ना, दो लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, मैंने देखा विरोध में भी था, वो भी बस पत्थर उठा के खड़े हैं, मार नहीं रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, मैं सिचुएशन को समझना चाह रहा हूँ कि कैसे इसको मतलब देखा जाता है कि ये अगर सिचुएशन आती है, ये क्या कारण है कि जब इतनी हिंसक स्थिति है फौज तब भी गोली नहीं चलाती है, और वो लोग भी एक मोमेंट पे आके ठहर जाते हैं कि देखेंगे अब क्या होता है। इसके पीछे ऐसी काफ़ी घटनाएं हुई हैं, आजकल बहुत कम हो गया, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया था जब पत्थरबाजी काफ़ी आम थी। उन दिनों मुझे याद है कि सेना को बहुत ही साफ हिदायतें थी कि किसी बेकसूर किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। ऐसे में अगर हमें खुद भी थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े तो वो जायज़ था। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ ये जुड़ी हुई थी कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि सेना के साथ वो इस तरीके की बदसलूकी कर सकते हैं। तो फर्मनेस एंड फेयरनेस, इन दोनों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, और हमें इस चीज़ की अब पहचान हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर हम कहते हैं कि बहादुरी जो है वो एक्शन में है। आपने कोई अच्छा ऑपरेशन किया, आपने अच्छी फायरिंग की, आप पहाड़ी चढ़े, आपने दुश्मन का मुकाबला किया, ये बहादुरी है। लेकिन मेरा मानना है कि बहादुरी संयम में भी है। कई बार आपको सब कुछ सहना पड़ता है, उस सहने में भी बहादुरी है। और सेना में आपको दोनों तरीके की बहादुरी मिलेगी, जोश की बहादुरी भी मिलेगी और सहनशीलता की बहादुरी भी मिलेगी। तो कहीं पर आपको एग्रेसिव होना पड़ता है और कहीं पर आपको थोड़ा सा ह्यूमेन रहकर लोगों की भावनाओं को, लोगों के जज्बातों को निकलने देना पड़ता है, ताकि वो फिर नॉर्मल हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि ये एक मोमेंट्री चीज़ होती है। इसके पीछे कई बार डिज़ाइन भी होता है कि हम 10 पत्थर मारेंगे, एक गोली चलेगी, एक इंसान की डेथ होगी, फिर हम उसको कैसे मीडिया में बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का एक डिज़ाइन है उसको ह्यूमन राइट वायलेशंस का नाम देना। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो शायद उसको सेना की ज़्यादतियों का नाम देंगे विदाउट नोइंग द बैकड्रॉप। सो हमारे को इसीलिए काफ़ी इस तरीके की हालातों से, इस तरीके की घटनाओं से, इस तरीके की सिचुएशन से रूबरू कराया जाता है ट्रेनिंग में भी। और जब हम लोग जाते हैं तो बार बार लोगों को बोला जाता है कि आप जो है संयम रखें। इफ़ वी सी समबडी विद ए वेपन फायरिंग, देन ऑफ कोर्स देयर इज नो संयम। अच्छा, ये किताब में सारी कहानी आपकी है तो आपकी पसंद की होंगी, फिर भी सबसे ज्यादा पसंदीदा कहानी कौन सी है आपकी खुद की इस किताब में? मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आप खुद लेखक हैं तो आपको पता है कि अपनी ही रचनाओं में किसी को चूज करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर एक कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँ तो वो कहानी है मुजाहिद। मुजाहिद एक ऐसे लड़के की कहानी है जो सेना की मदद करना चाहता है। वो एक सेना के अफसर के पास जाता है, इंटेलिजेंस अफसर के पास। इंटेलिजेंस अफसर उसको किसी आतंकवादी तंजीम में दाखिल कराता है, और वो लड़का जो है वो इतना भरोसा है उसको अपने इस अफसर के ऊपर कि वो बड़ी खुशी खुशी उस तंजीम में चले जाता है और पाकिस्तान जाता है, ट्रेनिंग करता है। और उसके बाद थोड़ा सा एक उस कहानी में एक मोड़ है। तो मुझे लगता है कि वो कहानी मेरे दिल के करीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई आइडेंटिफाई विद दैट स्टोरी। एक और कहानी है वैसे जो ये मंजिल नहीं आसा, और मैं पहले भी एक आधे इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि ये कहानी एक ऐसी वुमेन ऑफिसर की है। और आज हमारे सेना में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में वुमेन ऑफिसर हैं, बल्कि एज अदर रैंक्स भी हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये उस दौर की कहानी है जब वो नए नए आए थे। तो किस तरीके से इस इंटेलिजेंस यूनिट में ये ऑफिसर नई नई आती है और किसी तरीके से अपने आप को साबित करती है उस एक मेल प्रीडोमिनेंट सेटअप में, वो मुझे को लगता है कि उसमें भी एक अपनापन है उस कहानी में।
So I like that story. उस कहानी की सबसे सुंदर बात ये थी कि उस महिला ऑफिसर ने तमाम हार्डशिप के बावजूद हार नहीं मानी और उसकी शिकायतें नहीं की कि ऐसा हो रहा है। उसने रास्ता खोजा, और मुझे लगता है यही फौज जो है, चाहे फौज में हो चाहे कहीं निजी जिंदगी में हो, उसने वो रास्ता खोजा कि वो अपनी जगह बनाए और वहाँ हर आदमी को उनकी वैल्यू महसूस हो। तो मुझे लगता है इससे बहुत ही प्यारी कहानी थी। बल्कि मैं चाहूँगा कि कभी आप जो है विमेन ऑफिसर्स के बारे में भी, क्योंकि अब आई हैं, उनके बारे में बात नहीं होती, कभी ऐसी कहानी भी हमारे बीच में और ज़्यादा आए तो कभी आप ऐसा लिखें। ये मेरी बड़ी अपनी इच्छा रहेगी जो मैं आपसे गुजारिश करूँगा इसके लिए। नहीं, ये कहानी जो है खासकर आजकल बहुत डिबेट चलती है, लेकिन ये कहानी जो है इस बात को दर्शाती है कि हमारे वुमेन ऑफिसर्स दे आर एज गुड एज एनीबडी एल्स एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ये कहानी का बेस बना के बताऊंगा आपको। एंड आई नो मेनी ऑफ देम पर्सनली हु आर डूइंग ए फैबुलस जॉब, स्पेशली इन इंटेलिजेंस। तो आखिरी सवाल, क्या कोई ऐसी बात इस किताब के बारे में या फौज के बारे में आप जो लोगों को बताना चाहें जो लोग नहीं जानते, चाहे हम पढ़ के भी नहीं समझ पाते, कई बार नहीं जान पाते, कुछ ऐसे खास चीज? नहीं, किताब तो आप लोगों के सामने है, जब वो पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से इस किताब में जो कहानियां हैं वो उनके साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि ये ह्यूमन इमोशंस, और ये कहानियां, जहाँ तक मेरा सवाल है, ये कहानियां ना सिर्फ मेरी हैं, ये कहानियां मेरे हर उस साथी की हैं जिसके साथ मैं रहा हूँ, जिसके साथ मैंने सीखा है, सीनियर जूनियर हमारी यूनिट। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में वो सब लोग मौजूद हैं। ये उनकी कहानियां हैं, ये मेरी कहानियां नहीं हैं। जहाँ तक ज़िंदगी का सवाल है, जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता जो है फ़ौज को बहुत इज़्ज़त के साथ देखती है, लेकिन कई बार, खासकर आज कल के दिनों में, ऐसी कई घटनाएं लोगों के सामने बयान की जाती हैं, अखबारों में आती हैं, मीडिया में आती हैं, जिनके पीछे असली स्टोरी क्या है वो शायद लोगों को पता नहीं होती। तो हेडलाइंस देखकर और बेट क्लिक के माध्यम से कई बार मेरा ये जाती तौर पर मानना है कि लोगों को फ़ौज की उतनी समझ नहीं हो पाती। तो शायद, और बहुत सारे पहलू हैं इसमें, चाहे वो आतंकवाद से जुड़े पहलू हों, चाहे वो हमारे ट्रेनिंग से जुड़े हुए पहलू हों, चाहे वो हमारे आमतौर की ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलू हों। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों के दिमाग में हैं कि शायद फ़ौज में ऐसा होता होगा, शायद फ़ौजी अफसर जो है शाम को बैठ के जो है पार्टी करते होंगे, शायद उनका एक तरीका है, बड़े अंग्रेज टाइप के लोग होते हैं। सो वी हैव ए क्लास, देयर इज नो डाउट एक्चुअली। द आर्म्ड फोर्सेस हैव ए पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ व्हिच इज प्रोबेबली लिटिल मोर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी टेक प्राइड इन दैट। लेकिन लोगों के दिमाग में शायद सिर्फ अखबार पढ़ के और सिर्फ मीडिया या टीवी या पिक्चरें आजकल आ रही हैं, मूवीज़ बहुत बन रही हैं, देख के शायद कुछ एक्चुअल स्टोरी शायद उनको पता नहीं लगती। और उसको जानने के लिए आपने बोला ऐसे क्या पहलू हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितना हम जुड़ेंगे उतना उनको पता जान पाएंगे। तो उन पहलुओं को जो हम नहीं जान पाते, जो सर ने कहा कि हम कई बार परसेप्शनिक बनाते हैं, जानने के लिए किताब बड़ी ज़रूरी है। इस किताब की जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो ये कहानियाँ सारे इमोशंस को, और ये सभी तरह के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फौज के इमोशन को बता रहे हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से सोचते हैं, वो कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ब्रिगेडियर तंवर ने उसको भी इसमें बखूबी अपनी कहानियों में कवर किया है। तो मुखबिर किताब है, राजपाल प्रकाशन से आई हुई है, जो कि 112 साल पुराना प्रकाशन है और कीमत है 325 रुपये। तमाम प्लेटफॉर्म जहाँ पर किताबें मिलती हैं वहाँ पर ये किताब उपलब्ध है, और अब दैनिक जागरण बेस्टसेलर में भी ये किताब है। तो आप सभी का धन्यवाद। तंवर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आप यहाँ आए। और हमने जो है इनको रात को इसके लिए तंग किया शूट को, क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल पे चल रहे थे और ऐसे में था कि जो थोड़ा सा समय मिलता है हम इनको बुलाएं और आपसे रूबरू कराएं। तो ये बातचीत अगर आपको पसंद आई है तो खुद तक नहीं रखना है, इसको आगे शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, और किताब ज़रूर पढ़नी है। धन्यवाद।